जाएगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम पिछले कुछ दिनों से आधुनिक भारत को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम देखेंगे एक और MCQs की सीरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में। हमने देख लिया था 1857 का विद्रोह हो गया है और किस तरीके से चेंजेस आए हैं 1858 में। उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो उसका ये पहला पार्ट है। तो आप फिर से इसी तरीके से टेबल बना लेंगे जो पहले बताया जा चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर, योर आंसर, करेक्ट आंसर और मार्क्स लिख करके बताएंगे। 1 2 3 अपने देख लीजिए क्या आप आंसर आपने दिया है, क्या करेक्ट बोला गया है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, +1 -1। 50 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज में आप इसको बताइएगा प्लीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महालवाड़ी एक भू राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था थी, तो उसी के बारे में बताना है। ये किसने क्या किया था देखते हैं। मैकेंजी और मार्टिन बर्ड महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। सही स्टेटमेंट है, इन्होंने ही ये भू सर्वेक्षण सुधारों के कारण इसको स्टार्ट करने की बात कही थी, इसलिए इन्हें जनक भी कहा जाता है, मार्टिन बर्ड और महालवाड़ी को। इस व्यवस्था के तहत लगान की दर 66% तय की गई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, 66% लगान की दर थी इसमें। और तीसरा है, ब्रिटिश भारत में यह व्यवस्था 60% क्षेत्र पर लागू की गई। गलत स्टेटमेंट है, केवल 30% क्षेत्र था, ना कि 60%। ये जो है यूपी के अधिकांश क्षेत्रों में थी, ठीक है, और थोड़ा सा पंजाब और दक्षिण भारत में थी, बाकी ये कहीं नहीं थी। और लास्ट है, महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और भूमि से संबद्ध व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा रखा जाता था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। सत्य कथन पूछा है तो 1 2 और 4 कथन सत्य है, तीसरा गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया। आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है कि जिसकी जो भी इनकम हो रही है, माना एक ही 100 रुपये इनकम है तो इस पर टैक्स लगाया जाएगा। ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को पता होंगे। डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे कर लगाया जाता है वही व्यक्ति देता है, मतलब जैसे ए पे सरकार ने कर लगाया तो ए ही इसको देगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैसे GST है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। GST सरकार लगाती किस पे है, दुकानदार पे। माना आप एक अमूल मिल्क लेकर के आए हैं 15 रुपीज़ का, ठीक है, इस पे GST सरकार ने लगाई है, जो बेच रहा है दुकानदार है X, उससे कहा कि भाई तुम इसका 1% या 1.5% हमें दोगे, ठीक है। तो 1% अगर उसने देना है तो 1.5 रुपये उसको देने हैं। तो क्या होगा, ये दुकानदार अपनी जेब से ना भर के किससे लेगा, कंज्यूमर से। कंज्यूमर है आप, मतलब मान लिया आपका नाम है P, तो P से क्या कहेगा, ये दूध 15 का नहीं 16.5 का है। अगर इस पे लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस तो मतलब ये 15 का ही है, और एक्सक्लूसिव होगा तो अलग से 1.5 रुपये आपसे और लेगा और कहेगा ये GST है। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ, टैक्स आपने दिया लेकिन नाम किसका हुआ कि इसने दिया, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जिस पे लगाया जाता है वो नहीं देता है, कोई और देता है, तो वो है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट जिस पे लगाया गया वही दे रहा है टैक्स। तो पहली बार कब लगाया गया भारत में, 1860 में इनकम टैक्स लगाया गया था अस्थायी रूप से। क्यों, क्योंकि जो 1857 में सरकार को बहुत नुकसान हुआ था 1857 के विद्रोह के कारण, तो जो आर्थिक तंगी का निराकरण करने के लिए ये टैक्स लगाया गया था 1860 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कमीशन का संबंध सैन्य प्रशासन से है। तो कौन सा कमीशन है, वुड कमीशन नहीं है, हमें पता है। शिक्षा से है, हंटर कमीशन भी नहीं है, रेले कमीशन भी नहीं है। तो बचता कौन सा है, इंडियन सैंडहर्स्ट कमीशन का संबंध किससे है, सैन्य प्रशासन से है। इसमें क्या आधुनिक इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और कर्जन ने ICC का गठन भी किया था। जिस तरीके से इस समय NCC होती है, नेशनल कैडेट कोर, उस समय इंपीरियल कैडेट कोर थी ICC। और 1909 में प्रधान सेनापति को भारत सरकार का एकमात्र सैनिक सलाहकार मान लिया गया था।
और 1925 में सर एंड्रयू स्किन की अध्यक्षता में एक कमीशन भी बनाया गया था, तो ये सैंडहर्स्ट कमीशन कहलाता है। CR दास, चित्तरंजन दास भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? पता होगा सबको, मैकॉले है इसका सदस्य। एक मिनट, सॉरी, इसका सदस्य कौन है? इसका सदस्य है मैकॉले। ठीक है, मैकॉले इज द करेक्ट आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी के काल में लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक सेवा का जनक कार्नवालिस को कहा जाता है, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल, ये कार्नवालिस ही था। कार्नवालिस ने लोक सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए थे, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, एज में बहुत जो है चेंज कर दिया था कि इतनी नहीं इतनी एज होगी, इस तरीके की उसने चीज़ें कर दी थी, इसलिए कहा जाता है कि उसने जो है लोक सेवा में दरवाजे बंद कर दिए थे। किसके लिए? भारतीयों के लिए। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है 1833 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सत्य कथन पूछा इसलिए आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? PSC, UPPSC है उसी तरीके से, तो ये थे चार्ल्स एचिंसन, इनको सदस्य नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कानून पारित कर घोषणा की कि भारतीय बिना किसी परीक्षा के उच्चतर पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। इसमें कहा गया किसी भी वर्ष जितने भी इकरारनामे से बंधे सिविल सर्वेंट नियुक्त किए जाएंगे उनका 1/6 भारतीय होंगे, जो स्थानीय सरकार द्वारा चुने जाएंगे। और लॉर्ड डफरिन ने एचिंसन की अध्यक्षता में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया और ये प्रांतीय सिविल सेवा की गठन की बात, प्रांतीय सिविल सेवा, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, और जो सेंटर वाली है वो कौन सी है? यूनियन सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष यह निर्णय लिया कि सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन तथा भारत में एक साथ आयोजित की जाएगी? पहले एग्जाम देने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था, तो ये 1893 में इन्होंने ये डिसाइड किया था कि दोनों जगह होगी, एक साथ होगी, जैसे आजकल पूरे इंडिया में एक साथ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एसलिंगटन कमीशन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से है? एसलिंगटन कमीशन, लोक सेवा में सुधार। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि लोक सेवा जो है बहुत पुराने समय से चली आ रही है या उसमें कुछ कमियां हैं, तो आप एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं कि उस समय भी एसलिंगटन कमीशन का गठन हुआ था जिससे कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, तो अभी भी हम ऐसा कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 9, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर सर्वप्रथम मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ, सही स्टेटमेंट है। कब हुआ था? 1687 में ही हो गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, इसी को माना जाता है वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक। ठीक है, तो 1870 में इसने ऐसा किया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। रिपिन ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का रिपिन को कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन्होंने तहसील बोर्ड बनाने की शुरुआत की, बड़े नगरों में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों का भी विकास किया था। इन्हीं के सुधारों के कारण लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है? स्वायत्त संस्थाओं का जनक भी कहा जाता है। सत्य कथन पूछे, तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया जैसे लेखों द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी, सही स्टेटमेंट है। उन्होंने लेख लिखे थे और जिसमें बताया गया था थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है जा रहा था, धन कहाँ है? यहाँ से इंडिया से कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में। कहा भी जाता था कि गंगा नदी जो धन सोखती है वो टेम्स के किनारे आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या था कि गंगा मतलब भारत और टेम्स मतलब लंदन, वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था। किसने?
दादाभाई नौरोजी ने, सही स्टेटमेंट है। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन बहिर्गमन के सिद्धांत का उल्लेख किया है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, सत्य कथन पूछे गए हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? स्पिनर्स, कुटीर उद्योग जो थे चरखा काटने वाला, ठीक है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए। तो चरखा काटते हुए कौन दिखाई देता है सबसे ज़्यादा? गांधी जी। तो उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, वित्त व अर्थव्यवस्था से संबंधित आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वेल्वी आयोग। इस आयोग ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादाभाई नौरोजी से प्रश्न किए थे। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इन्होंने धन के निष्कासन की बात कही थी कि यहाँ से धन जा रहा है बहुत सारा, तो ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी, प्रश्न किए थे वेल्वी आयोग ने। बाकी तीनों ही आयोग यहाँ पे गलत हैं, देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महादेव गोविंद रानाडे भारत के औद्योगिकीकरण के ऐसे पहले उद्घोषक थे। भारत में औद्योगिकीकरण बाद में आया था, पहले ब्रिटेन में आया है। तो पहले सबसे पहले किसने स्टार्ट करने की बात कही थी? उद्घोषक कौन थे? महादेव रानाडे। केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने स्वयं बंबई में साबुन का कारखाना खोलकर लोगों को आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही है, आप अपना उदाहरण सामने रखेंगे तभी लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। इसके साथ ही लाला लाजपत राय ने भी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है। बंबई में पारसी कावसजी नाना भाई ने सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित किया। ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कलकत्ता में स्थापित हुआ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पहला जूट कारखाना सेरामपुर बंगाल के निकट रिश्रा में 1855 में शुरू हुआ, ये भी ठीक है। पता ही होगा आपको, जूट बंगाल में ज़्यादा होती है और उससे भी ज़्यादा बांग्लादेश में होती है, ठीक है। सर्वप्रथम लौह तथा इस्पात उद्योग की स्थापना बंबई में JN टाटा द्वारा की गई, गलत स्टेटमेंट है। जमशेदजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना बिहार में की गई थी, जमशेदपुर, अब जो झारखंड में आने लगा है, ठीक है। तो उन्होंने इसकी स्थापना जमशेदपुर में की थी, ना कि बंबई में। डी कथन यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हमने देखा था वो चाह रहा था क्या कि जो नीचे के अधिकारी होते हैं उसमें एक पढ़ा लिखा जो वर्ग उसे तैयार होकर मिल जाए जो भारतीय हो, जिससे उसका खर्चा कम आए। डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, ये स्टेटमेंट भी सही है। जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला स्टेटमेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। काइंड ऑफ ट्रेनिंग स्कूल था ये, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। और लास्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट में 2 लाख रुपए भारत में शिक्षा प्रसार हेतु रखे गए, गलत स्टेटमेंट है। याद करिए, आपको पहले बताया गया था कि 1 लाख रुपए दिए गए थे, वो भी कौन से चार्टर में? 1813 में, शिक्षा के प्रसार के लिए। और एक और थ्योरी आई थी, कौन सी? नीचे जो छन कर जाने वाली थ्योरी, आपको याद आ गई होगी, आपने पिछले वीडियो में देखी थी। उसमें क्या था कि कुछ ही लोगों को 1 लाख रुपए दिए गए थे, तो कुछ ही लोगों को पढ़ाएंगे और वो सारे लोग फिर और बहुत सारे लोगों को पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1854 के वुड डिस्पैच के संदर्भ में सही नहीं है?
सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था, बिल्कुल था। वो यही चाहते थे, व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी विद्यालय हो। उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज और ये सब एजुकेशन को मना कर दिया था। उन्हें तो केवल अपना एक क्लैरिकल वर्ग जो होता है, क्लर्क जो होते हैं, वो तैयार करने थे भारत में, और एक उनके प्रति वफादार वर्ग को तैयार करना था। दूसरा, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सही स्टेटमेंट है। व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के विषय पर कोई प्रावधान नहीं किया, बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा तो बल इसी पे दिया गया था ताकि एक जो है वर्ग तैयार हो सके। और अगला क्या है, इसमें महिला शिक्षा का समर्थन दिया गया था। सही, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी कथन गलत है केवल। क्वेश्चन नंबर 17, आयोग दिए गए हैं और उनके निर्माण की तिथि बतानी है। टफ क्वेश्चन है थोड़ा। अच्छा, हंटर आयोग कब बना है? हंटर कमीशन बना है 1882-83 में, सही है। सैडलर आयोग 1917 से 1919 में, ये भी ठीक है। राधाकृष्णन भी 48 से 49 में, और कोठारी समिति भी यहाँ पे ठीक है। तो कौन से सही सुमेलित हैं? सभी सही सुमेलित हैं, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया? जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे था। तो ये मिला है उसको 1793 के चार्टर एक्ट से, ये अधिकार उसको दिया गया। वो अपनी परिषद के जो निर्णय हैं उनको रद्द कर सकता था, और बम्बई और मद्रास पर गवर्नर जनरल के नियंत्रण को स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसको हम काफ़ी बार देख चुके हैं। 1833 में ये अधिकार भी छीन लिए गए थे। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और लास्ट क्या है, 1813 में ही 1 लाख रुपए दिए गए थे शिक्षा के लिए। ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है, ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन उसके लिए उन्हें संचालक मंडल और जो बोर्ड है उससे परमिशन लेना आवश्यक था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। कुछ नयापन दिखाई देगा आपको भारत में। तो सही कथन पूछे हैं, तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आंसर होगा डी। और 1833 में सभी अंग्रेजों को और चीन और चाय के व्यापार से भी इनका एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का छिन गया। और 1858 में बिल्कुल ही खत्म हो गया कंपनी का शासन, और किसका शासन आ गया था? ब्रिटिश क्राउन का। क्वेश्चन नंबर 20, 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही है, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ये नहीं है कि आप थोड़ा अंशतः कब किया गया था, 1813 में। इसके द्वारा भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। और नेक्स्ट है, यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर कंपनी किसी पद के लिए वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब रेसिज्म, कास्टिज्म, ये सबको दरकिनार कर दिया गया। योग्यता के लिए कहा गया, सिर्फ कहा गया था, हुआ कुछ नहीं था। लास्ट है, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया तथा उसे ही भारत के कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हुआ था। उसको केवल गवर्नर जनरल का एक चौथा विधि विशेषज्ञ बना दिया गया था, और मैकाले ऐसा सदस्य था। ठीक, 1853 में विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया था, ना कि 1833 में। असत्य कथन हो जाएगा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण की में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। सही स्टेटमेंट है, देखा भी था आपने, मैकाले को बनाया गया था, उसको नियुक्त किया गया था। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल।
दूसरा स्टेटमेंट है कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। बिल्कुल नहीं, 24 से घटा करके 18 की गई थी, ठीक है, कम कर दी गई थी, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। ये वाली बात यहाँ पे ठीक है, इसलिए कथन 2 गलत हो जाएगा। और क्या किया गया था इस एक्ट में, इसके अलावा विधि आयोग के पुनरीक्षण, जो विधि आयोग उस समय बनाया गया था, मैकॉले जिसका प्रथम सदस्य अध्यक्ष था, उसका भी गठन किया गया इंग्लैंड में। और भारतीय प्रदेशों को तब तक, जब तक संसद ना चाहे तब तक कंपनी जो है अपने अधीन रखने की वो उसको अनुमति दी गई, अपने अधीन रख सकती है। सही कथन, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों पर राज्य सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी, ठीक है। और उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक्ट से संबंधित था? आपको पता होगा 1857 में विद्रोह हुआ है, इसीलिए 1858 में इस तरीके की सारी चीजें लेकर के आ गए थे। तो ये जो सारी बात है 1858 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 23, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रथम वायसराय थे। दूसरा, अंग्रेजी प्रदेशों का भारत में विस्तार बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, कहा गया कि अब हम जो है जो हमारे पास है ऑलरेडी उसी को रखेंगे, उसको और जो है सहायक संधि, व्यापक संधि के द्वारा इसको मिलाएंगे नहीं। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसमें यह कहा गया कि भारत जो है कास्ट, रेस, इस सब के आधार पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और लास्ट है, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया था। सही स्टेटमेंट है, सही कथन पूछा है, चारों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और 1861, वायसराय की कार्यकारिणी में एक 5वां सदस्य आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया। गलत है। 5वां सदस्य विधिवेत्ता होता था, विधि लॉ के बारे में बताता था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय व्यवस्था लागू की गई। सही है, पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे कि अभी होता है। प्रधानमंत्री की जो मिनिस्टर वाला होता है पूरा मंत्री परिषद, उसमें भी पोर्टफोलियो होता है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होती है, विभाग बांटे जाते हैं। गवर्नर जनरल अपनी परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ऐसे ही हमें इस समय राष्ट्रपति का वीटो पावर दिखाई देती है। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया, जिसके द्वारा बंगाल, मद्रास और बम्बई में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको याद होगा कि कब इस्टेब्लिश किए गए हैं हाई कोर्ट्स, तो इसको आप जो है रिवाइज करिएगा। यहाँ पे 1866 में कहाँ का हाई कोर्ट दिखाई देता है? इलाहाबाद का। उससे पहले ये तीनों इस्टेब्लिश हो गए 1865 के लगभग। एग्जैक्ट डेट आपको पीछे बताई गई है, वहाँ से आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 1892 के भारत परिषद अधिनियम की पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1861 में स्थापित विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, गैर सरकारी सदस्य। ऐसे में सुधारों की मांग की जाने लगी। ये स्टेटमेंट ठीक है। 1861 तक आते आते लोगों को समझ आ गया था कि हमें किसी तरीके से शासन की तरफ उन्मुख होना चाहिए, हमारी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, तभी हमें न्याय मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो जनता के प्रतिनिधित्व की बात होने लगी और कहा गया इनमें जो है केवल बड़े जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी ही होते थे जो जनता को समझने का दावा नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन की नीतियाँ जो थी 1868 में, कौन कौन सी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये सब है। तो भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम
तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम ने जनता में रोष पैदा कर दिया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो वो लाया था, उसमें क्या था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, भारतीय भाषाएं जो थी, उनमें बहुत ज़्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे कि प्रेस नहीं चल सकती है, समाचार पत्र नहीं निकाले जा सकते। तो भारत में रोष हो गया था, सही है। और कांग्रेस ने मांग की, देखिए 1878 में उसने ऐसा सोचा, इसीलिए 1892 में एक्ट आ गया था। कांग्रेस ने मांग की कि विधान परिषदों का सुधार व विस्तार किया जाए तथा इन परिषदों में विचार के लिए बजट प्रस्तुत किया जाए। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। और इलवर्ड बिल विवाद भी हुआ था, ये सब आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की आलोचना करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इनमें किसी सदस्य को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, ना ही वित्तीय विचार विनिमय में सदन का मत विभाजन मांगने और ना ही इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों अथवा इसके अधिकार द्वारा किए गए प्रश्न में ऐसा करने का अधिकार होगा। इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों को समाप्त करने अथवा इनमें परिवर्तन करने का अधिकार उस सभा को नहीं होगा जो कानून तथा नियम बनाने के लिए बुलाई जाएगी। कुछ आपको कैसी कंडीशन दिख रही है, राज्यसभा वाली कंडीशन दिख रही है ना, कि वो मनी विल पे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो उस समय ये सब कब कहा गया होगा, देखिए 1909 नहीं है, तब तक दादा भाई नौरोजी रहे ही नहीं थे। तो 1861 भी नहीं है। आपने देखा होगा अभी पिछले क्वेश्चन में कि 1892 के एक्ट में कहा गया कि इस तरीके का एक बजट प्रस्तुत किया जाए और ये सारी चीज़ें। तो ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें ऐसी सब बातें की गई थी। ये अधिनियम हुआ था लाहौर में, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने इस तरीके की बातें कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देख लेते हैं। 1909 के भारतीय परिषद एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। तथा मुसलमानों के लिए आनुपातिक संख्या के अनुसार केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सीटें सुरक्षित की गई, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। इसके तहत स्त्रियों तथा सभी लोगों जो 25 वर्ष की आयु से कम हो वोट नहीं दे सकते थे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। और यहाँ पे मत देने के लिए संपत्ति की योग्यता को बहुत माना गया था। तो सही कथन पूछा है, दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। आर्थिक पिछड़ापन, प्रेस और साहित्य, 1878 का प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के टाइम का, भारत के अतीत की खोज, हमने कौन सा देखा था, भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन जब हुए थे तो भारत के अतीत की खोज, और भारतीय पुनर्जागरण हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का नेता किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। पश्चिमी विचार और शिक्षा है, वो देरोजियो को देखा था, यंग बंगाल मूवमेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इन सब ने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। उसके बाद सैयद अहमद खान ने भी ऐसा काम किया था। चारों ही यहाँ पे सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा। पूरा भारत इस तरीके से जो है पूरे एक एकीकृत हो गया था। ऐसा कभी मौर्यास, गुप्तास या मुगल के टाइम पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो रेलवे ने एकीकरण किया, सही बात है, कोई भी अब जगह ऐसी नहीं थी जो अनछुई रह गई हो, ठीक। उसके साथ ही ब्रिटिश अपना सामान ले जा रहे थे, लेकिन जो 3rd क्लास डिब्बे या 2nd सीटिंग होती थी उसमें भारतीय भी जा रहे थे। सारे भारतीय एक साथ बैठे हैं, आपस में बात हुई कि भाई अंग्रेज बहुत गलत कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय भावनाएं भी इस तरीके से जागृत हुई थी। इस समय पे एकीकरण हुआ था, राष्ट्रीय भावनाएं जागृत हुई। 1857 के विद्रोह की तरह नहीं था, उस समय बहुत एकीकरण नहीं था, बहुत पूरा भारत एक साथ नहीं आ पाया था। सेकेंड क्या है, सेना ने एकीकरण का कोई काम नहीं किया, ठीक। सेना का कोई ऐसा रोल नहीं दिखाई देता है। तार व्यवस्था क्या संचार माध्यम है, उसके साथ ही डाक व्यवस्था भी संचार का एक माध्यम है। इन सब ने एकीकरण में
सहायता की, देश को एकजुट बनाया। प्रशासकीय एकीकरण तो हुआ ही हुआ, उसके साथ भी जनता और नेताओं का पारस्परिक संपर्क भी बढ़ गया। कोई घटना माना तमिलनाडु में हो रही है तो उसकी जानकारी हमें यहाँ पे लग जाती थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 30, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना इन्होंने लंदन में की थी 1866 में। क्वेश्चन नंबर 31, दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए किया। सही स्टेटमेंट है। उन्होंने कोई एसोसिएशन बनाया जिससे कि विचार विमर्श हो सके, उनसे प्रश्न किए जा सके लंदन में जाके, इसलिए किया था। सेकंड है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिल्कुल सही है। आयरन मैन किसे कहा जाता है? आप कमेंट में बताइएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए। गलत है। 1893 में लाहौर अधिवेशन में ये चुने गए थे, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, और 3 बार चुने गए हैं ये। और लास्ट है, ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इन्होंने सबसे पहले बताया था किस तरीके से भारत का धन जो है वो लंदन जा रहा है, तो ये सही है। और आर.सी. दत्ता भी भारत के आर्थिक विचारक हैं। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, बाकी गलत है। सॉरी, सी गलत है, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, क्योंकि असत्य कथन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 32, संस्थापक दिए हैं और कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं, वो बताने हैं हमें। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन है। जस्टिस रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा है। वीर राघवाचारी, देखिए वीर राघवाचारी साउथ इंडिया के थे, तो मद्रास महाजन सभा। और फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 3214 सी। थोड़ा सा ना इनके नाम से भी आप रिलेट करने की कोशिश क्या करिए। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ठीक है, चलिए इनका नहीं। जस्टिस रानाडे कहाँ के थे? पुणे के थे, तो पुणे में उन्होंने किया। वीर राघवाचारी साउथ इंडिया के लग रहे हैं, तो कोई भी नाम इस तरीके का मिलेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका संबंध क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है? वो क्या कहता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो A.O. ह्यूम जो थे, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था कि जो शिक्षित भारतीय हैं उनमें असंतोष बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो असंतोष कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत बड़ी क्रांति हो जाए और उसके बाद जो अंग्रेजी शासन है यहाँ पर उसकी जड़ें ही उखड़ जाएं। तो उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके का संगठन बना दो जिससे कि कोई अगर इनके जो विचार हैं, जो इनका गुस्सा है, वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे अंश में निकल जाए, धीरे धीरे करके। जैसे कुकर होता है, कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, विसिल लगी होती है। जब अंदर प्रेशर खूब तेज बन जाता है तो विसिल जो है ऊपर आ जाती है और उसकी जो पूरा प्रेशर है वो थोड़ा देर रिलीज हो जाता है। फिर दोबारा प्रेशर बनता है, फिर रिलीज हो जाता है, फिर दोबारा प्रेशर बना, फिर रिलीज हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर ये सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा तो कुकर इतना प्रेशर बन जाएगा कि फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है। इसी तरीके से यहाँ पे था कि जो उनके विचार हैं, हमें धीरे धीरे वो उनका गुस्सा फूटता रहे, ठीक, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी एकदम से लड़ाई हो पड़े और हम अपने आप को बचा ही ना पाए। छोटी छोटी लड़ाइयों में हम जीत सकते हैं, अचानक से बड़ी लड़ाई में शायद ना जीत पाए। तो इसीलिए ये सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया था। ये जो है सिद्धांत बिल्कुल पूरी तरीके से सही है या नहीं, ये चीज़ कही गई है, ये छोटा सा अंश है और बहुत ही भ्रामक है। और राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, राष्ट्रीय संगठन था पहला। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। सही स्टेटमेंट है। कहाँ पर हुई थी? पूरा आप इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पे हुई है, कौन से स्कूल में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ है।
और तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता A.O. ह्यूम ने की है। गलत है, व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी ने की है। ठीक है, तो सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 1 और 2 सत्य है, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, सेफ्टी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। सही है। तड़ित चालक का सिद्धांत क्या कहता था? कांग्रेस नेता कहते थे कि उन्होंने जानबूझकर ह्यूम की सहायता इसलिए ली ताकि वो अपने राजनीतिक क्रियाकलाप को करें और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उनसे गुस्सा हो जाए और एकदम से उनका जो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है उसको बंद कर दे या सरकार से उन्हें शत्रुता मोल लेनी पड़े। आप इसको ऐसा समझिए, उन्होंने ए यूम से कहा कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए कांग्रेस की स्थापना करने, माना ए यूम ए है। क्यों? क्योंकि सरकार आएगी, देखेगी अरे कांग्रेस की स्थापना हो गई, ये लोग तो यहाँ बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो। फिर ये क्या देखेंगे, ये जो अंग्रेज सरकार है वो क्या देखेगी, अच्छा हमारा एक अंग्रेज अधिकारी भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये अपना गुस्सा जो है नहीं करेंगे, ये क्या सोचेंगे कि वो अंग्रेज अधिकारी जो है वो हमें सारी बातें बताता रहेगा और हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 1917 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। एनी परसेंट इंडियन तो थी नहीं। सत्य कथन केवल 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कोई भी संघर्ष नहीं किया था, वो क्या करते थे? प्रार्थना, पिटीशन, ठीक है, उसके बाद अपनी मांगे रखते थे। ठीक है, उनकी जो स्ट्रैटेजी दूसरी तरीके की थी, वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे। वो ये कहते थे कि अभी सीधी लड़ाई लड़ेंगे तो हम उसके लिए तैयार नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं होगा, हम हार जाएंगे। उन्होंने पहले राष्ट्रीय भावनाओं को उनका कहना था कि राष्ट्रीय भावना जागृत हो जाए, हम पे आधुनिक हथियार हो जाए, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए तभी लड़ाई लड़ेंगे, अभी हम धीरे धीरे केवल बात करेंगे। ठीक है, संघर्ष उन्होंने नहीं किया था, वो जो है मॉडरेट नरमपंथी थे, अपनी याचनाओं के माध्यम से कि सरकार हमें ये दे दे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मांगती थी, इस तरीके से काम करते थे। जैसे सोचते हैं ना यूपीएससी के अटेम्प्ट देने से पहले कि अभी मेरा पॉलिटी तैयार हो जाए, फिर इकोनॉमी तैयार हो जाए, वो सब तैयार करते करते बहुत समय लग जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो सब तैयार करने के बाद एग्जाम देते हैं, तो वही वाला कंडीशन है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, ये तो गलत हो गया। इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। सही है, दादा भाई नौरोजी ने, आरसी दत्ता ने, ये सब क्या, साम्राज्यवाद का अर्थशास्त्रीय आलोचना का मतलब क्या हुआ कि भाई आप हमारा इतना पैसा ले जा रहे हैं, हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे हस्तशिल्प उद्योग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ये सब चीज़ें करना। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करने की मांग की थी। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। असत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक असत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कांग्रेस का महल भरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य आकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये कर्जन ने इस तरीके से कहा है। लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल विभाजन किया था, उसने ये स्टेटमेंट कहा है कि कांग्रेस जो है बहुत अपने
खराब दौर से गुजर रही है। मैं चाहता हूँ कि ये लड़खड़ा के मर जाए या खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। सही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल। और 1905 के बाद आप देखेंगे फिर जो है इसमें लड़ाई हो जाती है, थोड़ा स्प्लिट हो जाता है। और दूसरा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारत परिषद अधिनियम कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये बहुत कोशिश कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि आप कुछ चेंजेस करिए, भारतीयों को कुछ अधिकार दीजिए। तो इसी कारण के, जैसे उन्होंने बजट के लिए कहा था कि कुछ बजट के लिए प्रावधान होने चाहिए, हम लोग बात कर सकें वित्तीय प्रावधान। तो ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव के परिणाम स्वरूप ही था। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार काफी व्यापक था। ये स्टेटमेंट गलत है। सामाजिक आधार व्यापक बिल्कुल नहीं था। पहले क्या था, वास्तव में जो नेता थे, जो कांग्रेस में जो लोग थे, वो बड़े बड़े जमींदार थे, नामी ग्रामी लोग थे। लेकिन और इनका कोई भी एम ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों से खड़े होकर लड़ाई कर लेनी है। इनका क्या था, उनकी कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। बस कहते ना कि हम बहुत बड़े क्लब के मेंबर हैं, तो उस टाइप की चीज़ उनके अंदर जाता थी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 1 और 2 सत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये अधिनियम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। इसमें सबसे पहले निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई है, अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। सत्य कथन है बिल्कुल। और उनके बाद फिर किसने आगे बढ़ाया है? केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी। ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और मजदूरों पर था। बिल्कुल गलत है। ग्रामीण मजदूरों के पास तो ये गए ही नहीं थे। इनका ज़्यादा प्रभाव कहाँ दिखाई देगा? नगरीय शिक्षित वर्ग तक। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 1 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमहंस मंडली रामकृष्ण परमहंस वाला मिशन नहीं है जो विवेकानंद ने स्थापित किया था, वो नहीं। परमहंस मंडली बंबई की, उसका क्या था? मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना। परमहंस मंडली इसी के लिए कहती थी। और पश्चिम भारत के जो पहले धार्मिक सुधारक हैं वो संभवतः गोपाल हरि देशमुख हैं, जिन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था, सही है। और चूंकि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही आत्माराम पांडुरंग ने इसे स्थापित किया था। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, उसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और लास्ट है, तेलुगु सुधारक वीरे शलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। तो सी सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही कथन सत्य हैं और सत्य कथन ही पूछा गया था। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1893 में वो शिकागो में गए थे विश्व धार्मिक सम्मेलन में, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो क्या कहते थे? वो विधवा पुनर्विवाह इस टाइप की बातें नहीं करते थे। वो मानव सेवा की बात करते थे, समाज कल्याण की बात करते थे। समाज कल्याण क्या? जैसे अभी सरकार जो है लोक कल्याणकारी काम करती है कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, अंत्योदय योजना है, फ्री में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, इस टाइप की वो बात करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। ध्यान रखिएगा, उस समय के सभी सुधारक जो है 1875, ये सब वेदों की ओर लौटो और सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, एक चेंज फिर आपको दिखाई देगा 1828 1856 में। ये सब बातें हो रही हैं। फिर चेंज क्या है? फिर शिक्षा पे जोर होने लगा। दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला गया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो कहा गया था, फिर शिक्षा समाज की बात होने लगी। तो यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू
धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है ये। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने उत्तर भारत में ये सब काम किया था, दक्षिण भारत में नहीं किया था। नेक्स्ट, ये मूर्ति पूजा कर्मकांड पुरोहितवादी और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। सही है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वेदों की बात की थी, वेदों की ओर लौटो। पुराणों की सहायता से उन्होंने जो तमाम झूठी शिक्षाओं से जो भरे हुए थे, उन्होंने अज्ञानी पुरोहित जो थे, स्वार्थी थे, उन्होंने हिंदू धर्म को भ्रष्ट बना रखा था। सॉरी। सी है, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सही है। और इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं में धर्म परिवर्तन को भी रोकना था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो उन्होंने इस बात को रोकने की कोशिश की थी। ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अदियार में था। सही स्टेटमेंट है। ये मद्रास में है अदियार। अदियार मद्रास के पास ही में है। और मैडम व्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. अलकाट ने इसकी स्थापना की थी। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और बाद में ये लोग भारत आ गए थे। अगला है, थियोसोफिसिस्ट ने हिंदुत्व, जरोस्त्र मत और बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। जरोस्त्र मत कौन सा है? पारसी धर्म को कहते हैं। और पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। ये एक आंदोलन था जो भारतीय धर्म और दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडल, मतलब उसे बहुत अच्छा मानते थे। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। सही स्टेटमेंट है, जिससे कि उनके जो समाज में जो रूढ़िवादिता है वो खत्म हो और आधुनिक विचार उनके पास भी पहुंच सके, उनका भी प्रसार हो सके। सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया, इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया। गलत। ये आधुनिक विचार को मानते थे। इन्होंने मुसलमानों का सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सब में पाश्चात्य विज्ञान वगैरह संस्कृति में सुधार के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी, ना कि रूढ़िवादिता के लिए। तो ये गलत हो जाएगा। सत्य कथन होगा, केवल एक कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक सुधार आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित थे। सही स्टेटमेंट है। बुद्धि मतलब तर्क करिए, अगर आपको सती होने के लिए भेजा जा रहा है तो रुकिए, क्यों जाऊं मैं, जब पत्नी मरती है तो पति क्यों नहीं सता होता है, इस टाइप की बुद्धिवाद। और मानवतावाद, मानव धर्म की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। इन आंदोलनों ने उभरते हुए मध्य वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये वाला जो वर्ग था वो कर्मकांड, अंधविश्वासों में नहीं मानता था, उसको पुराणपंथी इस सब का विरोधी था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक पक्षों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जो आंदोलन है धार्मिक सामाजिक सुधार, नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक तो सबको पता है, नकारात्मक देखना है। इन आंदोलनों की पहुंच किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं थी। सही स्टेटमेंट है। ये केवल मध्य वर्ग और शिक्षित वर्ग के पास ही संकेंद्रित हो गया। नेक्स्ट है, इसने मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को धक्का पहुंचाया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। और लास्ट क्या है, धर्म में जरूरत से ज़्यादा जोर देने पर समाज में फूट की प्रवृत्ति बढ़ी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो लोग धर्म को बहुत, धर्म में ज़्यादा जोर देने लगे तो इससे लोग जो हैं थोड़ा परेशान हुए कि हर चीज़ पे धर्म जो है मान रहे हैं। इसके अलावा हर एक हिंदू सुधारक ने भारतीय अतीत के गुणगान को प्राचीन काल तक ही सीमित रखा था। ठीक है, बाद में मध्यकाल की उन्होंने बात ही नहीं की थी। और हिंदू धर्म में सुधार इतने ज़्यादा हो रहे थे, ठीक, मुसलमानों की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था या मुसलमानों की बात नहीं हो रही थी। अतीत की महानता के बारे में बताया जाता, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख इन सब में आपसी फूट दिखाई देने लगी। सत्य कथन पूछा है, तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं, आंसर हो जाएगा डी।
यानी कि सभी कथन सत्य हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जाति प्रथा को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये राष्ट्रीय आंदोलन है, ध्यान रखिएगा, पूरे राष्ट्र की बात हो रही है। राष्ट्रीय आंदोलन ने उन सभी संस्थाओं का तक विरोध कर दिया था जो जनता को बांट कर रखती थी। और आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम की एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी बांधी जा रही थी, ठीक है। तो जाति प्रथा वगैरह का सबका विरोध किया गया था। और उसके साथ ही एक सभा हमने पढ़ी थी, वहाँ पे जब बातें होती थी तो नीची जाति के जो लोग, तथाकथित जो नीची जाति है, उनके हाथ का बना खाना खाया जाता था। तो ये गलत है। गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में चला था, ना कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। उन्होंने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए काम किया था, बहुत सारे काम किए थे, हरिजन उत्थान के लिए काम किए थे, पर आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा जो निर्योग्यताएं लादी गई थी उनका मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों ने चलाया था। तो सत्य कथन यहाँ पे दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा।